वेलकम बैक इन करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस। आज के इस वीडियो में हम 16 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको हमारे यूपीएससी सिलेबस और हमारी मेंस आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं उन सभी करंट इवेंट्स का, उसको देखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में सबसे जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ये एक केस स्टडी के फॉर्म में है, जहाँ पे कि जो वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट है, उससे किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ये उसका एक उदाहरण है। तो आप इसको एक एज ए केस स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं और एक एज ए एग्ज़ाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ ये है कि जो पिपरी चिंचवाड़ा जो महानगर पालिका है, उसने इस प्लांट से ऊर्जा उत्पन्न की है। ये एक महानगर पालिका है, यानी कि ये शहरी स्थानीय निकाय में आता है और इसने ही ये प्लांट डेवलप किया है और इसमें एनर्जी जनरेट की है। तो इस न्यूज़ का लिंकेज सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इस न्यूज़ का लिंकेज जो है वो पेपर 3 के साथ में है। पेपर 3 में संसाधनों को जुटाने में इसका यूज़ है। बुनियादी ढांचा जो एक टॉपिक है, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बुनियादी ढांचा के अंतर्गत एक सब टाइटल है ऊर्जा, वहाँ पे इसका यूज़ हम करेंगे। और उसके बाद ही साथ ही संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऊर्जा जो टॉपिक है हमारा, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा जो है, वहाँ पे इस टॉपिक को लिंकेज कर सकते हैं कि किस तरीके से नवीनीकरणीय ऊर्जा का हम जनरेट कर रहे हैं और कितनी हमारी क्षमता हो गई है, किस किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके न्यूज़ को देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे कि और किस तरीके से इसका लिंकेज हो सकता है। तो इसमें हाईलाइट किया हुआ है मैंने कि सबसे खास उपलब्धि इसकी ये रही है कि इसने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में बनी ऊर्जा का उपयोग किया है। इसने 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता वाले प्लांट लगा था इससे इसने 700 टन प्रतिदिन सूखे कचड़े के इस्तेमाल से 14 टन बिजली बनाई है, 14 मेगावाट बिजली बनाई है। तो ये जो नगर पालिका है, इसी का ये वेस्ट यूज़ करते थे इस पूरे एरिया का, और उससे 14 मेगावाट बिजली ये हर दिन उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये अपने तरह का एक पहला प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का। तो ये इस तरीके से ये जो एक केस स्टडी है वो है। तो इसमें स्थानीय जो स्वशासन है, उसमें भी अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि स्थानीय स्वशासन जो है, स्पेशली जो शहरी स्थानीय स्वशासन है, वहाँ पे वित्तीय संकट का वो सामना करते हैं। तो जो वित्तीय संकट का जो चुनौतियाँ हैं, उसके हल के तौर पे भी हम इसे मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ये जो स्थानीय स्वशासन है अपने खुद के तरीके या अपने इनोवेशन को यूज़ करके अपने संसाधनों से ही अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है या कहीं पे वित्तीय समस्या का हम जिक्र करते हैं, तो वहाँ पे इसके सॉल्यूशन के तौर पे हम इसको बता सकते हैं। अगला है, इसी को हम लिंक कर सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के साथ में। तो इसमें जब हम हल या आगे की राह सुझाव देते हैं, तो वहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि इस तरीके से, जिस तरह से ये जो प्लांट है या ये जो केस स्टडी है, इसी तरीके से अदर जो महानगर पालिकाएँ या स्थानीय स्वशासन है, वो भी इस तरीके का प्लांट यूज़ बना के अपने कचरे का जो निष्पादन है वो कर सकते हैं। तो इससे एक वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक स्वच्छता वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो ये जो पूरा एक केस स्टडी थी, इसका अलग अलग तरीके से यूज़ है। ये स्पेशली पेपर 3 में यूज़ आएगा और उसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स से कनेक्ट होगा। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा?
तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को लेके, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि हम जिस तरीके से इस पिपरी चिंचवाड़ा का जो केस स्टडी वाला जो प्रोग्राम है या महानगर पालिका ने जिस तरीके से ये यूज़ किया है उसी तरीके से सभी करें तो नवीनीकरणीय ऊर्जा में हम लीड कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हिमाचल प्रदेश में बाढ़ व भूस्खलन। तो ये जो न्यूज़ है पेपर 3 के आपदा और आपदा प्रबंधन के साथ में लिंकअप होगी। तो ये जो भूस्खलन होता है वो मास मूवमेंट जो जितने भी लैंड एरिया रहता है वो चट्टानी पदार्थों का नीचे गिरना भूस्खलन है। तो ये जो आपदा है इसका जो इसमें जो अभी वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ये आपदा आ रही है, तो वहाँ पे जो आपदा को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं तो आपको उस पर ध्यान देना है कि कौन सी एजेंसी क्या वर्क कर रही है। वो आपके केस स्टडी में भी यूज़ आएगी और आप जब आगे के सुझाव देते हैं तो वहाँ पे आपको कोई नया आइडिया दिखता है कि कोई लोकल लेवल पे कुछ नया इनोवेशन करके आपदा को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक और करंट इवेंट में आप इसका जिक्र कर सकते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बाढ़ व भूस्खलन आए हैं अभी, तो आप आपके आंसर को इस तरीके से करंट से जोड़ के वेटेज दे सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं भूस्खलन को लेके, जैसे भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके की घटनाओं को जब आप ध्यान में रखते हैं तो पूरी होलिस्टिक वे में आपको इसको ध्यान में रखनी है। और जब आप इस तरीके से न्यूज़ पढ़ेंगे कि 1 बाय 1 उस पूरे इवेंट के बारे में ध्यान रखेंगे तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होगा कि आंसर को हमें कैसे लिखना है। तो एक छोटी सी इवेंट थी कि आपको किस तरीके से कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जिनको होलिस्टिक वे में सिर्फ इसलिए देखना होता है कि आप आपके आंसर को अच्छे तरीके से लीड कर पाएँ। नेक्स्ट है कृषि से रिलेटेड है कि नए एफपीओ के बारे में बात की गई है कि अभी प्रधानमंत्री ने 10,000 नए एफपीओ खोलने की बात कही है। तो इसका यूज़ आप कृषि वाले सेगमेंट में कर सकते हैं कि किस तरीके से कृषि के लिए गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग प्रयास कर रही है। इसका जो लिंकेज है वो पेपर 3 में कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन व विपणन टॉपिक के साथ होगा और साथ ही किसानों की सहायता में भी होगा। तो ये इसमें एक और डाटा दिया हुआ है कि कृषि बजट करीब 5 गुना बढ़ाया गया है। तो ये जो दोनों डाटा है आप इसका यूज़ कृषि वाले सेगमेंट में बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, या फिर ऐसे में आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन कृषि से रिलेटेड ऐसे आता है तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक को कहाँ और कैसे लिंकअप किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस में हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं। तो जब हम इनमें बाधाओं के बारे में पूछा जाता है तो हमें आगे की राह भी लिखनी होती है, तो वहाँ पे या फिर सरकारी प्रयास भी देने होते हैं। और यही सेम क्वेश्चन अगर ऐसे के तौर पे आ जाता है तो फिर और डिटेलिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे अभी जो हमने डाटा देखा है वहाँ पे इसका यूज़ होगा। एक और क्वेश्चन है, समेकित कृषि प्रणाली क्या है, भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक हो सकती है। तो इसमें जो बजट वाला जो डाटा था उसका हम यूज़ करेंगे कि 5 गुना बजट बढ़ा दिया गया है, तो वो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए बढ़ाया गया है, तो वहाँ पे सरकार क्या प्रयास कर रही है उसके तौर पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स को लेके है। गिग वर्कर्स जो एक टॉपिक है वो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और ये सेपरेट क्वेश्चन भी आता है और पहले आया हुआ भी है, और एक श्रम उत्पादकता को लेके और मानव संसाधन को लेके भी ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और वहाँ पे आप इस सेगमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है, नीति आयोग के अनुसार देश में 44 करोड़ श्रम बल में 77 लाख गिग कर्मी शामिल हो गए हैं। मतलब अगर 44 करोड़ का हमारा श्रम बल है तो उसमें 77 लाख गिग कर्मी है और इसके बढ़ने की और संभावना भी बताई जा रही है। तो जहाँ पे अगर क्वेश्चन गिग वर्कर्स
और इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको इस डाटा का यूज़ करना है। कुछ और भी दिए हुए हैं, जैसे कि 15 वर्ष से ये श्रम के बारे में कि किस तरीके से हमारा श्रमिक की जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो रही है। जैसे 15 वर्ष से अधिक उम्र के ज़्यादातर लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसमें एक डाटा है कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर 1.12 अरब लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है और केवल 44 करोड़ ही काम कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारी श्रम उत्पादकता को प्रभावित करता है और मानव संसाधन के पर्सपेक्टिव से और इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दोनों से ये नुकसानदायक या चैलेंजिंग है। तो जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं श्रम बल के लिए पूछते हैं या मानव संसाधन, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं इस डाटा का। फिर आगे कुछ सेगमेंट दिया हुआ है, जैसे कि महिलाओं का दिया हुआ है इसमें कि शहरी महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी महज 8% है। तो ये जो डाटा है इसका यूज़ आप महिला सशक्तिकरण में भी लिख सकते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण का जब सेगमेंट लिखेंगे तो वहाँ पे हम इस डाटा का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसमें है कि महिलाओं गिग इकोनॉमी का जब हम इसका यूज़ देखते हैं या इसके क्या फ़ायदे हैं, गिग वर्किंग जो कार्य संस्कृति डेवलप हो रही है, तो उसका जब हम महिला सशक्तिकरण से भी जोड़ सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर व्यवस्था थोड़ी लचीली रखी जाए तो उनकी श्रम बल में भागीदारी बढ़ सकती है। किसके द्वारा? तो गिग वर्कर, क्योंकि गिग वर्कर जो है वो लचीलेपन के आधार पर काम करते हैं। जितना उनका प्रोजेक्ट टाइमिंग होता है उतना वर्क करते हैं और उसके बाद में उनकी इच्छा पे होता है कि नेक्स्ट उनको वर्क कब चाहिए, कितने ड्यूरेशन का चाहिए। तो पूरे तरीके से वो लचीलेपन पे आधारित होता है। तो इससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा होगा। तो जब भी हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो वहाँ लिख सकते हैं उपाय के तौर पे कि हमें गिग वर्किंग में महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे ही ये जो गिग वर्किंग है वो दिव्यांगजन और वृद्धजन दोनों के लिए भी फायदे वाली है, तो इसमें यही मेंशन किया हुआ है। इसके बाद ये जो टॉपिक है, ये जो गिग वर्किंग वाला टॉपिक है वो आपके पेपर 3 के साथ लिंकअप होगा। उसका एक टॉपिक है समावेशी विकास। तो इसमें जो श्रम जो होता है, श्रम वर्कर्स जो होते हैं उनके सामाजिक विकास के बारे में बात होगी। उसके बाद में जो समाज के कमज़ोर तबके हैं उनको लेके जो टॉपिक है वहाँ लिंक होगा। मानव संसाधन का जो टॉपिक है वहाँ लिंक होगा। और गिग इकोनॉमी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक बनता है जिसमें भी ये लिंकअप होगा। श्रम सुधार एक अलग से टॉपिक, हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे भी आप इन सभी डाटा का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही पेपर 2 में मानव संसाधन और महिला सशक्तिकरण, इन दोनों टॉपिक के साथ में ये वाला टॉपिक लिंक होगा। नेक्स्ट ये जो पूरा टॉपिक था, इसके जो डाटा का यूज़ है वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देखते हैं। हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। तो यहाँ पे श्रम उत्पादकता की बात हुई है और यहाँ पे इस टॉपिक के अलग अलग डाटा का अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय मामलों में साइबर अपराध। तो साइबर अपराध से रिलेटेड ये टॉपिक है नेक्स्ट वाला। ये पेपर 3 के साथ लिंकअप होगा। पेपर 3 के टॉपिक संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा, यानी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के साथ होगा लिंक। साइबर सुरक्षा, दोनों टॉपिक से ये लिंक होगा। इसमें कुछ डाटा दिए हुए हैं। एक रिपोर्ट आई है अभी जो कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तैयार की है। उसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 में वित्तीय अपराधों का आंकड़ा 2.62 लाख था, जो 22 में बढ़कर 6.94 लाख हो गया है। तो ये एक वित्तीय अपराध बढ़ रहे हैं, वित्तीय साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उसके बारे में एक डाटा है। साथ ही इसने कुछ सिफारिशें की है इस समिति ने या इस रिपोर्ट में, जैसे कि भारत, जहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियाँ क्या है और उसको सोल्व करने के लिए क्या प्रयास हो रहे गवर्नमेंट के तौर पे, या अपना सुझाव दीजिए, तो वहाँ पे आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। जैसे भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं, ज़रूरतों के आधार पर अगली पीढ़ी की पद्धतियों को विकसित करने के लिए
सर्वोत्तम वैश्विक पद्धति को अपनाना। दूसरा है दुनिया भर में साइबर हमलों को देखते हुए अन्य अग्रणी देशों के साथ समन्वय और सहयोग। फिर नेक्स्ट है इसने सिफारिश की है कि सरकार को केंद्रीकृत और अधिकार प्राप्त साइबर सुरक्षा प्राधिकरण और प्रवर्तन क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। तो ये कुछ सिफारिशें थी जिनको आप सुझाव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एक और अब गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है उसमें आप ये टॉपिक मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में एक राष्ट्रीय डिजिटल अपराध पोर्टल बनाया था। उसके साथ ही इसने एक टोल फ्री नंबर निकाला था 1930, जिसके द्वारा साइबर अपराध को सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो टॉपिक है साइबर अपराध ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ेगा और वित्तीय अपराध के टॉपिक के साथ में भी ये लिंकअप होगा। तो आज की 16 अगस्त की जितने भी करंट इवेंट्स थे उसको मेंस के साथ में हमने लिंकअप करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम 17 अगस्त के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।